हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख जाकिर बशीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ। अजीज बच्चों, इससे पहले दो वीडियो में हम पेपर पैटर्न और एक्टिविटी शीट के बारे में देख चुके हैं, साथ ही साथ लैंग्वेज स्टडी के बारे में भी हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। आइए अब हम एक अहम जो है तो सेक्शन की तरफ चल रहे हैं एक्टिविटी शीट में। आज हम एक्टिविटी शीट के वीडियो नंबर 3 में जो है तो जिस बात की तरफ हम आज ध्यान लेके जा रहे हैं वो है हाउ टू डील विथ सीन एंड अनसीन पैसेजेस। हाउ टू डील विथ सीन एंड अनसीन पैसेजेस। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्टिविटी शीट में दहम जमात के एक्टिविटी शीट में 2 सीन पैसेजेस होते हैं और एक अनसीन पैसेज होता है। इस तरीके से 2 सीन पैसेजेस 10-10 मार्क्स के लिए यानी 20 मार्क्स के लिए होते हैं, तो अनसीन पैसेज 10 मार्क्स के लिए होता है। इन टोटल सीन और अनसीन मिलाकर हमको ये 30 मार्क्स के लिए होता है। आइए देखते हैं। हम ये कहते हैं कि इट इज वेरी इजी टू डील विथ सीन और अनसीन पैसेजेस, जस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर माइंड। अजीज बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसी जो है तो आप लोग जब सीन और अनसीन पैसेज को सॉल्व करने जाते हैं, जैसा कि पेपर की शुरुआत लैंग्वेज स्टडी से होती है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसमें 2 सीन पैसेजेस पूछे जाते हैं क्वेश्चन 2A और 2B में। तो उन्हें सॉल्व करते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है। जैसे कि आमतौर पे हमने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसी जो है तो पेपर के पैसेज की लिखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले वो पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद सवालात को पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, चलिए हम कुछ डोंट्स देखते हैं जो आपको सीन और अनसीन पैसेज सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। आइए पहला पॉइंट देखते हैं हम। डोंट स्टार्ट रीडिंग द पैसेज इमीडिएटली। यानी जैसा मैंने अभी आपको कहा कि आप फौरन पैसेज पढ़ने की शुरुआत ना करें, क्योंकि आपने गौर किया होगा कि A1 क्वेश्चन ये आपको पैसेज के ऊपर दिया हुआ होता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि पहले आप A1 क्वेश्चन पढ़े, उसमें दिए गए सब क्वेश्चंस को पढ़े और उनको समझकर बाद में पैसेज में से उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। यानी आपको जो है तो पैसेज नहीं पढ़ना है पहले, बल्कि आपको A1 के क्वेश्चन पढ़ना है, उनको समझना है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, डोंट स्टार्ट राइटिंग द आंसर विदाउट रीडिंग द पैसेज। इसमें जैसा कि हमने ये भी देखा है, कुछ बच्चों को जो है तो कुछ जवाबात जो है वो रीडिंग करते वक्त याद हो जाते हैं या उनके जहन में बैठ जाते हैं। तो ऐसे वक्त में बच्चे क्या करते हैं कि बगैर पैसेज पढ़े जवाब देने की कोशिश करते हैं या जवाब लिखने की कोशिश करते हैं। इस वक्त उनसे हो सकता है कि लिखते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक की गलती हो जाए या फिर पंक्चुएशन की गलती हो जाए, जिसकी वजह से जो है तो उनके मार्क्स जा सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि आप पैसेज A1 के क्वेश्चन पढ़े, फिर पैसेज पढ़कर उसके जवाब ढूंढें और जवाब ढूंढने के बाद उन्हें सही स्पेलिंग के साथ अपने आंसर कॉपी में लिखें। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, डोंट सर्च द आंसर्स इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द पैसेज बट रीड इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कुछ बच्चों में आदत होती है कि पैसेज पर पेन घुमाते रहते हैं और उसके आंसर ढूंढते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप पैसेज में आंसर इधर उधर ढूंढने की कोशिश ना करते हुए आप जो है तो पैसेज को टॉप टू बॉटम पढ़िए और उसको आंसर ढूंढने की कोशिश करें। एक पैसेज सॉल्व करने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, यानी जनरली आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 मिनट मिलते हैं, जो कि बहुत ही काफी होते हैं। आइए देखते हैं हम कि क्वेश्चन की तरतीब किस तरीके से रहती है। जैसा कि हम देखते हैं कि 2 सीन और एक अनसीन पैसेज पूछा जाता है, जिसकी तरतीब एक जैसी है। सबसे पहले आपको पैसेज के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, यानी जिसका आंसर जो है वो क्लियर होता है, जिसका आंसर लिखने के लिए आपको 1 वर्ड 1 फ्रेज की जरूरत होती है, या फिर जो है तो इसमें अलग अलग तरीके से जो है तो सवालात पूछे जाते हैं। फिर पैसेज टाइप होता है, उसके बाद जो तो कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। इसका आंसर आपको 3 से 4 पॉइंट में देना होता है या 3 से 4 रीजंस में देना होता है। यह भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, A1 क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए। लगभग दोनों में 4-4 पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन होता है पैसेज के नीचे वो वोकैबुलरी होता है। वोकैबुलरी क्वेश्चन यानी वर्ड मीनिंग कह लीजिए
या कंटेक्चुअल मीनिंग कह लीजिए, इसका ताल्लुक भी जो है तो पैसेज से होता है। इसके आंसर भी आपको लगभग पैसेज से ही मिल जाते हैं। ये क्वेश्चंस को लिखते वक्त कौन से तरीके को हमने इस्तेमाल करना चाहिए, इन क्वेश्चन को लिखते वक्त यानी A1, A2, A3 और A4 और A5 इन क्वेश्चन को लिखते वक्त हमने किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये हम आगे इंशाल्लाह देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ग्रामर का टॉपिक है। इसे डू एज डायरेक्टेड भी कहा जाता है, यानी आपको ब्रैकेट में जो इंस्ट्रक्शन दी होती है उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है तो आपको जुमले में तब्दीली लाना होती है। इसका सवाल पैसेज में मौजूद होता है, लेकिन आंसर ये अपने अंडरस्टैंडिंग पे बेस होता है। A5 जिसे हम पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी कहते हैं या फिर जो है तो थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए जो है तो आपको अपने अंडरस्टैंडिंग जरूरत है। ये क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, इसका जवाब पैसेज से नहीं होता है, लेकिन इसका थीम और इसकी जो सेंट्रल आइडिया है ये जरूर पैसेज से रिलेटेड होती है। आइए हम इन डिटेल अब A1, A2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन चीज की हमें जरूरत है और किस तरीके से जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आज की वीडियो में मजीद और डिटेल मालूमात लेने जा रहे हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग द फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन एंड देयर एग्जांपल्स। अब फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये 13 तरीके यहां पर आपको दिए गए हैं। इन्हीं 13 तरीकों के दरमियान आपका A1 और A2 चाहे वो सीन पैसेज से ताल्लुक रखता हो चाहे अनसीन पैसेज से ताल्लुक रखता हो पूछा जाता है। आइए हम एक एक इंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स ये आप आसानी से जानते हैं, इसकी इंस्ट्रक्शन राइट और रॉन्ग इस तरीके से भी होती है। ये एग्जाम में जो है तो आपको 2 से 3 तरीके से पूछा जाता है। जैसे आपको कहा जाएगा से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको 4 जुमले दिए जाएंगे और वो सही है गलत ये जो तो आपको लिखना होंगे। इसको लिखते वक्त जो तो आपको जुमले को दोबारा लिखना है और जुमले को लिखने के बाद उसके आगे लिखना है कि जुमला ट्रू है या फॉल्स है। जब आप ट्रू लिख रहे हैं या फॉल्स लिख रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग आपने सही लिखना चाहिए। आपको क्वेश्चन में स्पेलिंग दी होती है, वहीं से देखकर आप जो है तो पहले सेंटेंस को लिखिए और उसके ब्रैकेट में बाजू में उसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं या उसके नीचे की लाइन पर जो है तो आप ट्रू या फॉल्स लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसको पूछने का यह है ट्रू और फॉल्स को, कि आपको ये तरीके से पूछा जाता है कि फाइंड द फॉल्स सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज एंड करेक्ट देम। यानी आपको जो सेंटेंस दिए जाएंगे 4 सेंटेंसेस, ये तमाम एक्टिविटीज जो है वो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। जब आप अपने कोर्स बुक या टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो ये एक्टिविटी यकीनन आपके टीचर आपसे करवाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इस तरीके से आता है कि फाइंड द फॉल्स सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन एंड करेक्ट देम, यानी आपको फॉल्स सेंटेंस ढूंढना होते हैं और फिर उस सेंटेंस को आपको जो तो करेक्ट करके लिखना होता है। यानी आप सेंटेंस को जो तो पहले ढूंढ लीजिए कि भाई ये सेंटेंस फॉल्स है और फिर उसका करेक्ट आप लिखिए कि सेंटेंस करेक्ट किस तरीके से है। इस तरीके से जो तो ट्रू फॉल्स आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है और आसानी से हम इसका जवाब ढूंढ लेते हैं। दूसरी इंस्ट्रक्शन है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ये आपको A1 में भी पूछा जा सकता है और A2 में भी पूछा जा सकता है। यहां पर जो है तो आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, साथ ही साथ उनके साथ अल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे, यानी मुतबादिल दिए जाएंगे और उन मुतबादिल की मदद से जो है उन अल्टरनेटिव्स की मदद से जो है तो आपको उन उसको जवाब में मुकम्मिल लिखना होता है। यानी आपको सेंटेंस लिखना होगा, नीचे जो है तो 4 मुतबादिल दिए होंगे, उसमें से कोई एक मुतबादिल सही होगा, वो मुतबादिल जो है तो आपका जवाब होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान होता है। आइए तीसरे इंस्ट्रक्शन की तरफ हम चलते हैं। तीसरा तरीका जो A1 A2 को टेस्टिंग का है, मैच द पेयर्स। अब देखिए यहां पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैच द पेयर्स जो है ये वोकैबुलरी में भी पूछा जाता है और यहां पर भी पूछा जाता है। वोकैबुलरी में जो मैच द पेयर पूछा जाता है जनरली उसका ताल्लुक जो तो सिमिलर और अपोजिट से होता है, और यहां पर जो मैच द पेयर क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां पर उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है या उसको रेफरेंस को रेफर करता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम जो है
तो इस तरीके से लेते हैं, अगर हम जो तो लेसन के एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई सीताराम जो है, सीताराम अगर हम इस तरीके से लेते हैं कि भाई नथु वॉज वर्किंग इन अ बैंक ऑफ पीपल नगर, तो इधर ए के साइड में नथु आएगा और इधर जो है बी के साइड में वर्किंग इन अ बैंक ऑफ पीपल नगर, इस तरीके से आएगा। यानी आपको जो है तो उसकी जॉब से उसको रेफरेंस में दिया जा रहा है। यहां पर जो मैच द पेयर होती है, इसमें मैच द पेयर में ए साइड में जो भी लिखा जाता है उसके रेफरेंस या जो है तो उसके जिसको हम बोलेंगे क्वालिटीज को मेंशन किया जाता है और वो मैच द पेयर की जाती है। यहां पे वर्ड मीनिंग नहीं होते। चौथी इंस्ट्रक्शन होती है कंप्लीटिंग द सेंटेंस। कंप्लीटिंग सेंटेंस दूसरी इंस्ट्रक्शन और चौथी इंस्ट्रक्शन में फर्क ये है कि दूसरी इंस्ट्रक्शन में जो है तो हमें अल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं, जबकि चौथी इंस्ट्रक्शन में अल्टरनेटिव्स नहीं होते। आपको 4 सेंटेंस दिए जाते हैं और उन सेंटेंस को जो है तो पैसेज की मदद से मुकम्मल करना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स इसी तरीके से होता है कि आपको जो तो सेंटेंस के बीच में या आखिर में जो है डॉट डॉट करके ब्लैंक्स छोड़ी जाएंगी और पैसेज की मदद से वो आपको मुकम्मल करना होगी। एक बात मैं आपके ज़हन नशीन करवा दूं कि ये तमाम के जवाब आपको पैसेज से आसानी से मिलते हैं। अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है तो आप आसानी से जो है तो इन इंस्ट्रक्शन को समझकर जवाब को लिख सकते हैं। अगली इंस्ट्रक्शन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिस किसी के कहे हुए होते हैं और उन सेंटेंसेस को हमको और स्टेटमेंट को मुकम्मल करना होता है। ये भी कुछ दूसरी, चौथी और पांचवी इंस्ट्रक्शन की तरह है। अगला है अरेंजिंग द वर्ड्स और सेंटेंसेस इन ऑर्डर। आपको जो पैसेज होता है उसमें के सेंटेंसेस या वर्ड्स बेतरतीब दिए जाते हैं और उन्हें पैसेज के मुताबिक अरेंज करना होता है। कंप्लीटिंग द टेबल, ए साइड आपको दी जाती है और बी साइड में जो है तो आपको कंप्लीट करना होता है, जो खाली छोड़ी होती है पैसेज की मदद से जो है तो उसको कंप्लीट करना होता है। गिव द फुल फॉर्म्स, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी जो है तो हमारे लेसन में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कि हमारे पास जो मैरी कॉम का लेसन है उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हुए हैं कि जो शॉर्ट फॉर्म है और उनके फुल फॉर्म भी हमें लिखने के लिए आते हैं। हु सेड टू हुम, जैसे कि हम जानते हैं क्वेश्चन हिंदी, मराठी और दूसरी जबानों में भी पूछा जाता है, उर्दू वगैरह में भी, किसने किससे कहा। हु सेड टू हुम, यहां पर एक स्टेटमेंट का जुमला दिया होता है और वो उसका ताल्लुक जो तो लेसन और पैसेज से होता है। उसके जवाब में जो है तो हमें लिखना होता है कि किसने किससे कहा, कि डैश डैश सेड टू हुम डैश डैश, इस तरीके से फला ने फला से ये जुमला कहा। कंप्लीटिंग द डायग्राम, कंप्लीटिंग द डायग्राम जो होता है यहां पर आपको नीचे जैसा 13 नंबर का क्वेश्चन है, आपको वेब डायग्राम हो सकता है, आपको जो तो फ्लो चार्ट हो सकता है, आपको कंसेप्चुअल मैप हो सकता है। उसके सेंटर में जो है तो उसका एक पॉइंट दिया हुआ होता है और उसको जो है तो फिर हमें पैसेज की मदद से मुकम्मल करना होता है। 12वीं जो इंस्ट्रक्शन है गिव द रीजन। जनरली ये क्वेश्चन रनिंग फॉर्म में पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछा जाता है। यानी अगर हम जो है तो व्हाई या हाउ से क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन गिव द रीजन या जो तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो अजीज बच्चों, ये 13 जो तो वेज है और टाइप्स है जिसमें ही आपका क्वेश्चन A1 A2 का क्वेश्चन बैठता है। अगर इंस्ट्रक्शन को हम सही समझ ले, इंस्ट्रक्शन को हम समझ कर जो तो देख ले, तो हम हमारे आंसर कॉपी में जवाब आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरे ये पॉइंट्स पसंद आएंगे। इंशाल्लाह फिर और आगे जो है तो नए क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।